हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलना और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और हम आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करो कि आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरुआत करके 70 नंबर आपका पक्का करते हैं सामाजिक विज्ञान का। देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहां आप लोग देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यानी कि जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आपको पता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, मेंजिनी। मेंजिनी इसका संस्थापक था। कौन था, मेंजिनी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था। यानी कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, किसका था। का है सुभाष चंद्र बोस, खा है भगत सिंह, गा है महात्मा गांधी, घा है चंद्रशेखर आजाद। तो देखो करो या मरो का नारा किसका था आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया है चैप्टर्स भी। तो यहां आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी जी का। जो करो या मरो का नारा था वो महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां स्थित है। का है वाशिंगटन, खा है अफ्रीका, गा है पंजाब में, घा है न्यूयॉर्क में। मैंने आपको बताया है इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं कि आप थोड़ा सा भी वीडियो को मिस नहीं करना है। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्या कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मृदा है। यानी कि जो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। का है काली मृदा, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है लेटराइट मृदा। तो अब आप बताओ जल्दी से, आपको पता नहीं है तो आप लोग इसका मतलब हमारा वीडियो नहीं देख रहे हो। मैंने कई बार पढ़ाया भी है, ठीक है, और इसको बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी ये बनाया जा रहा है। तो का से होता है कपास, का से होता है काली मृदा। तो जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो होती है काली मृदा। कौन सी होती है, काली मृदा। ठीक है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। का ऑप्शन है पंजाब, खा है गुजरात, गा है मध्य प्रदेश, घा है उत्तराखंड। तो अगर इसकी सही आंसर की बात की जाए, जो टिहरी बांध परियोजना है ये आपके मानचित्र में भी पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर याद रखना, हो सकता है कि मानचित्र में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। यानी कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। यहां कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार जिसमें फलियां लगती हैं। का है दाल, खा है मोटे अनाज, गा है ज्वार, तिल एंड घा है तिल। तो जल्दी से आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इसका सही आंसर होगा दाल। दाल जो होता है एक फलीदार फसल होता है। ठीक है, फलीदार फसल होता है और आई होप कि आपको पता होगा ऑलरेडी क्योंकि बहुत बार पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहां से फलीदार फसल कौन सा है, दाल है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। जो झारखंड में स्थित कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का है बॉक्साइट, खा है अरवरक, गा है लौह अयस्क, घा है तांबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अरवरक। अगर यहाँ कोडरमा का नाम आपको देखा जाए तो आपको अरवरक ही बताना है, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा आप देख रहे हो तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानव अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है। का है 10 दिसंबर को, खा है 5 सितंबर को, गा है 14 नवंबर को एंड घा है 15 अगस्त को। तो फर्स्ट मैटर आपको समझ में आ गया कि 15 अगस्त को तो 15 अगस्त मनाया जाता है, 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। का रोजगार की शर्तें, खा है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव एंड गा है उद्यमों के स्वामित्व एंड घा है कोई नहीं। तो ये आपका सही होगा भाई, थोड़ा सा कम जगह है तो ये आप याद रखना, ये वाला सही है, उद्यमों में स्वामित्व, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। का 1982, खा है 1984, गा है 1985, घा है 1986। तो इसका सही आंसर होगा 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपका हो गया 10 जो VIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया ही जा रहा है, किया भी जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको कैसे तैयारी करें, टाइम टेबल और हर एक मंथ से आप कैसे तैयारी करोगे, अब जल्दी ही आने वाला है कि नवंबर से तैयारी कैसे करें, तो यार सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण आपका यही चैनल है क्लास 10 के लिए। तो यहां अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। अब मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाने वाला हूं, आपको थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है, कोई गम नहीं रहेगा, आप लोग सब कुछ जान जाओगे। देखो, जर्मनी के एकीकरण आपको पढ़ाया गया था। फर्स्ट मैटर आपको बताया गया है कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों बताया गया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी कि जर्मनी का एकीकरण लघुत्तरीय प्रश्न में, और जो आपका जो इटली का एकीकरण है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे तैयार करें, पढ़ाया गया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सर्च कर लो इटली का एकीकरण बाय सरवन लेक्चरर, जर्मनी का एकीकरण बाय सरवन लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलो फिर आइए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, इसका आंसर भी देखेंगे। देखो लिखा हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो ऑटो वन बिस्मार्क था, जिसे आप शॉर्टकट में बिस्मार्क कह सकते हो, उसका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था। और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, याद है विलियम प्रथम, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, प्रथम सम्राट। तो यहां आपको पता चला कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखना ऑटो वन बिस्मार्क का था। और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया, जो पहले प्रसा के राजा थे। ओके, ये है प्रजापाटी पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका यही है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन कब किया गया पहले बताओ, और क्यों वापस लिया गया असहयोग आंदोलन। तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी अपने ढंग से। देखो लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन जो था 1922 ईस्वी में, कब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। सबसे पहले कब का प्रश्न पूछा है, तो 1922 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन। और क्यों वापस लिया गया, तो एक घटना हुआ था चौरी चौरा घटना, आपने सुना होगा चौरी चौरा आंदोलन, क्योंकि ये घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस लिया गया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है सारे क्वेश्चंस।
चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित या फिर भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। देखो भारत में वैसे तो कई सारी मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको मानचित्र में भी दर्शाना सिखाया है और वैसे भी बताया है बहुत डिटेल में, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ केवल नाम बताना है, आपको उसको डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न में केवल नाम बताना है। तो सबसे पहले भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा है ये आप जानते ही हो, जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है, लाल मृदा जो कि लाल मृदा भी आपको पता है, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और एक होता है वन मृदा। वन मृदा भी लिख लेना, वन मृदा ये भी पाया जाता है। तो यहां से मैंने आपको बताया जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा एंड लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एंड वन मृदा, ये सारी मृदाएं पाई जाती हैं भारत में। और कहीं देखो कहीं कौन सी मृदा पाई जाती है, जैसे मरुस्थल में मरुस्थलीय मृदा पाई जाएंगी, अपने इधर जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, काली मृदा भी पाई जाती है। जैसे अब जहां आयरन की मात्रा अधिक होगा वहां लाल मृदा पाई जाएंगी। जैसे ऐसे से होता है वन मृदा, जहां वन ज्यादा रहेंगे जहां वन मृदा पाई जाएंगी, जैसे जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जुताई नहीं की जाती है, तो वहां वन मृदा ही उसका नाम दिया जाएगा, क्योंकि वहां खेती होती नहीं। तो ये हो गया भारत में पाई जाने वाली मृदाएं, ठीक है, मृदा। ओके, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद कैसे घातक है, इसका 2 कारण बताओ। फर्स्ट है कि जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। देखो जातिवाद में होता क्या है, आजकल जातिवाद भी बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि जातिवाद में देश के विभिन्न जातियों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है जातिवाद के कारण, एक जाति के हैं दूसरे जाति से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि आखिर इंसान इंसान है। जाति तो एक ऐसी चीज है जिससे केवल एक बांटा गया है, लेकिन इंसान तो इंसान है, वही सब चीज है। लेकिन अब वो तो सब अलग चीजें हैं, चलो, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा है। अगर आपको राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है, एकता से रहना है, एकता बनाए रखना है, तो जातिवाद मत सोचो। ओके, तो यहां से आपको समझ में आया पहला घातक चीज। दो कारण बताना था, लेकिन मैंने आपको पहले में क्या समझाया, सबसे पहले समझो बात को। जैसे जातिवाद से देश के विभिन्न जातीय समूह में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया, और जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा मतलब बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा कह रहा है कि जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति के भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया गया। जैसे जातिवाद से आरक्षण, लाइक बहुत सारे देखो पिछड़ी वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, लाइक जनरल और उच्च से। जो और नीचे हैं, सबसे नीचे, उन्हें और ज्यादा आरक्षण मिलता है। देखो आरक्षण क्यों दिया जाता है, जो जितनी ज्यादा नीच जात के हैं उनको उतना ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। लेकिन इंसान है, इंसान को मतलब अच्छे से रहना चाहिए, जात के कारण झगड़ा टकराव ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भाई इंसान से ही समझ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 4 इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय हो गया, अभी और भी समझेंगे, और भी क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय। यहां देखो अगला अतिलघुत्तरीय देखो कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। चलो फिर क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं बहुत इजी तरीके से। देखो इसके अंतर्गत जो क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, मतलब जो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत, जैसे एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, एक होता है द्वितीय क्षेत्रक और एक होता है तृतीय क्षेत्रक। लेकिन यहाँ तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हो ये बताया गया। तो इसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। जैसे कोई भी वस्तु है उसका उत्पादन नहीं करेंगी, बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं, सेवाएं करती हैं। मतलब कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि ये एक बड़ा, जैसे बड़ा मतलब पढ़ लिख कर आगे गया तो वो दूसरे जनता की सेवा करेगा। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में जो तृतीय क्षेत्रक है ये मदद करती है। जैसे वकील है,
डॉक्टर है, शिक्षक है। देखो वकील अगर कोई भी अपराधी नहीं है और उसे अपराधी बताया जा रहा है तो उसको मदद देंगे, उसकी सेवा करेंगे कि यार इसको कैसो ना कैसो बेगुनाह साबित किया जाए। डॉक्टर अगर एक ऐसा मरीज है जिसका तबीयत खराब है और डॉक्टर उसकी सेवा करके उसे अच्छा कर देता है, तो ये सेवाएं हैं, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। शिक्षक जो होता है एक ऐसा मतलब मनुष्य होता है जो अपने स्टूडेंट को इतना पढ़ाना चाहता है कि हमसे भी आगे जाए। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा 10 गुना कमाए, और अगर आप ऐसे शिक्षक भी होते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमसे भी 2 गुना नंबर पाए, क्योंकि भाई शिक्षक जो होता है वही पढ़ाता है तो बच्चे आगे चलकर IAS PCS SDM DM और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें कोई सेवाएं हो रही है, किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है तृतीय क्षेत्र में। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्न में यह पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखिए। जो पूना पैक्ट एक था उस पर किसके हस्ताक्षर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी 2 शर्तें भी लिखना है, 2 शर्त भी बताना है और आपको डिटेल में बताना है किसका हस्ताक्षर हुआ था। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। आपको पहले उत्तर देखो, पूना पैक्ट पर गांधी जी, देखो गांधी जी आपको पता है महात्मा गांधी जी और डॉक्टर वी आर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए, 2 लोगों के। फर्स्ट किसका हुआ? फर्स्ट आपका हुआ था गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी का हस्ताक्षर हुआ। दोनों लोगों का हस्ताक्षर हुआ था और सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित है। 2 शर्त उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि निम्नलिखित हैं। और कौन कौन किस शर्तें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि किसका हस्ताक्षर हुआ था। तो आप याद रखना, महात्मा गांधी जी का हस्ताक्षर हुआ था और डॉक्टर वी.आर. यानी कि वी.आर. अंबेडकर जी का हस्ताक्षर हुआ था। पहला शर्त आप देखो, जो अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की वापस लेना। यानी कि जो अंबेडकर द्वारा जो दलित लोग हैं, दलित लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की वापस लेना। दूसरा है दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। मतलब जो दलित लोग हैं उनको ज्यादा आरक्षण दिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए किसी कार्य को करने के लिए, तब वो आगे जाकर सफल हो पाएंगे। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ये है हमारा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, और आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग ये देखो और भी लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने देखा था मॉडल पेपर में भी और पेपर में भी कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इतना ही पूछ लेता है। ठीक है, इतना अति लघु में कभी कभी पूछ लेता है, और अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ये इतना मतलब पूछ लेता है, लेकिन अगर लघु उत्तरीय में पूछे तो आपको इतना बड़ा लिखना है, और अगर अति लघु उत्तरीय में पूछे तो ये जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इसी में से आप छोटा सा पॉइंट करके 2 लाइन का लिख देना है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा वैश्वीकरण समझाता हूं अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था से, ये एक व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। कहने का क्या अर्थ है कि वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जो एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, देश को विदेश से जोड़ता है। ठीक है, कहने का क्या अर्थ है कि वैश्वीकरण का एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में, यानी कि आज की बात की जा रही है, विश्व में विभिन्न देशों के वस्तुएं, सेवाएं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे? एक वस्तु, जैसे अगर अपने देश से वस्तु दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश से वस्तु अपने देश में आता है, जैसे लिखा रहता है कभी कभी मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं की बनी होती हैं और इंडिया में ट्रांसफर किया गया। और यहाँ से जैसे चाय जो है सबसे ज्यादा यहाँ होता है, तो इसीलिए ये विदेश में भी भेजा जाता है।
और इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वैश्वीकरण में। तो यहाँ से आपको लघुत्तरीय प्रश्न समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी आप देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी दीर्घ उत्तरी में ऐसा प्रश्न बताने वाला हूँ, हो सकता है कि यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मैं आपको दिलाता हूँ विश्वास कि आपको हो सकता है कि यही प्रश्न आ जाए। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न आप तैयार करें ना कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और यहाँ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। मैंने कहा था कि इटली का एकीकरण आपको बताना था, और मैं इस वीडियो में पढ़ा भी देता हूँ। इटली का एकीकरण बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको जिंदगी भर याद रहेगा इटली का एकीकरण। देखो, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण आपसे लॉन्ग में नहीं पूछेगा, लघुत्तरीय प्रश्न में पूछेगा या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न में। और जो ये है इटली का एकीकरण, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा देता हूं। सबसे पहले आप उत्तर समझो कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार से थी। यानी कि जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस समय इटली अनेक वंशानुगत, ठीक है, राज्यों व बहुराज्यों हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी कि जो इटली था वो बहुत मतलब बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग में बिखरा हुआ था, बहुत वर्ग में बिखर गया था। ठीक है, लेकिन हमें इसका एकीकरण करना था, इकट्ठा करना था। फिर देखो दूसरा पॉइंट है कि 1830 के दशक में जो जोसेफ मेंजिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, और उसने यंग इटली सोसाइटी नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जोसेफ मेंजिनी मैंने शॉर्टकट बताया था। तो ये जोसेफ मेंजिनी जी हैं, जो कि 1830 ईस्वी में इन्हें बहुत प्रयास किया इटली के एकीकरण करने में, और फिर इन्होंने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की, संगठन स्थापित किया। तो जो 1830 के दशक में जोसेफ मेंजिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, मतलब बहुत कोशिश किया, और उसने यंग इटली सोसाइटी नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। फिर तीसरा पॉइंट देखो, सार्डिनिया एंड पीडमार्ड ने प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब इन लोगों ने प्रारंभ किया, तो इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री थे वो सारे जो काबूर थे और सारे लोग थे जो सार्डिनिया एंड पीडमार्ड के प्रधानमंत्री थे काबूर ने, इन्होंने मतलब सहयोग दिया, मतलब नेतृत्व किया कि करना चाहिए इटली का एकीकरण, क्योंकि ये बिखर चुका है तो इसको इकट्ठा करना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट है कि 1829 ईस्वी में सार्डिनिया एंड पीडमार्ड ने जो ऑस्ट्रिया को पराजित किया, ऑस्ट्रिया जो था उसको पराजित किया। तो फिर हुआ क्या कि पांचवा पॉइंट कि 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ठीक है द्वितीय ने एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, और 1870 में यह एकीकरण हुआ। 1870 में हुआ था, और राजा किसको घोषित किया गया था, इमैनुअल द्वितीय को। लेकिन इटली का एकीकरण हो गया। तो यहाँ से आपको ये इतना इटली का एकीकरण था। 5 पॉइंट में आपको समझाया गया है इटली का एकीकरण, और बहुत इजी पॉइंट्स थे। तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि अगर आपसे इटली का एकीकरण पूछा जाए तो आप तुरंत फटाफट लिख दो, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज समझाने पर ज़्यादा समझ में आता है। ये है गुप्त राज। और आपको मैं बता दूं कि इससे आपको नोट्स बनाना है, लिख कर याद करना है, याद नहीं करना, आपको लिखना है। और लिख कर याद की गई चीज़ें टिकाऊ रहती हैं और काफ़ी दिन तक याद रहता है। और बोर्ड एग्जाम में जैसा आप ऐसे से लिखोगे वैसे ही बोर्ड एग्जाम में छाप दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपायों का वर्णन करो। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। बहुत सारे मृदाएं अपरदन हो रही हैं। जैसे अगर कोई पशु अगर मतलब घास को चरता है तो घास के साथ जो मिट्टी है उसको भी उखाड़ लेता है, तो इससे मृदा का अपरदन होता है। वहाँ की मिट्टी हट जाती है, वहाँ नहीं रहता है मिट्टी, तो फिर वहाँ मृदा का अपरदन हुआ ना। तो देखो, मृदा अपरदन के कारण जो है
मृदा के अपर्दन के कारण जो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। मतलब अगर मृदा का अपर्दन ज्यादा होगा, ज्यादा होता ही रहेगा, जो वहां की भूमि है वो कृषि के योग्य नहीं रहती, लाइक जिसमें फसल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है समाप्त हो जाती है, जो उसकी मतलब शक्ति होती है, उपजाऊ शक्ति वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है। अगर आपको अच्छे से कृषि करना है, मतलब अच्छे से, मतलब उसको उसमें अच्छे से फसल बो तो उससे ज्यादा निकले, बहुत अच्छी फसल हो, तो आपको मृदा अपरदन रोकना चाहिए। उसकी रोकने की बहुत सारी विधियां अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब आपको मैं और भी समझाता हूं। पहला पॉइंट है कि वन रोपण की काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जैसे अगर आप ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाओगे, पेड़ लगाने से जो वन का रोपण है, यानी कि जो आपका मृदा अपरदन है वो रुकता है, क्योंकि पेड़ लगाओगे तो फिर जो मृदा अपरदन होगा वो रुकेगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। जल बहाव की, अगर देखो जल की बहने की गति जब घटेगी तो ये समझना कि वहां मृदा अपरदन कम होगा, क्योंकि जितनी तेजी से जल बहता है उतनी तेजी से मृदाएं भी उसके साथ बहती जाती हैं, और जब मृदाएं बहती जाएंगी तो वहां मृदा अपरदन हो जाता है, और मृदा अपरदन होगा तो वहां मृदा की कमी होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल का बहाव भी घटता है। तीसरा पॉइंट देखो, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसल के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, और ये पर्वतों द्वारा जनित बल को कम करती हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। अभी मैं आपको और भी पॉइंट समझाता हूं। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगर आप कोई नदी है, नदी में बीच में बांध बना दोगे, तो बीच में बांध बनाने से जो जल बहुत तेजी से बह रहा है उसका मतलब बहना धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे बहेगा। और अगर जल का वेग धीरे हो जाता है तो मृदा अपरदन बहुत कम होता है। पांचवा है पशुचारण, यानी कि पशु के चरने पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये है हमारा आज का सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय सारे प्रश्न। और आपने रिक्वेस्ट किया था सर हम लास्ट तक देखेंगे, और आई होप कि आपने लास्ट तक देखा होगा, तो आपको आई होप कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ा मदद मिल सके। और इस वीडियो को देख रहे हो तो नोट्स कर लेना, आपको वीडियो पीछे करके सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आप नोट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक बार उठाकर देख भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपके द्वारा लिखी गई हो, आपने खुद लिखा हो, तब फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो वीडियो को लाइक कर देना और नोट्स बना लेना अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं आपका वो वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।